अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकंदर जमल और आज हम बात करेंगे जीके लेक्चर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक आसान सा क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट ऑन इट। ठीक है जी। तो इसका आप मुझे जवाब नीचे कमेंट्स में बताएंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज की वीडियो में हम जीके के हवाले से बात करेंगे और जीके की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आपको पता है कि इससे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के सीज़ जो हैं वो कवर कर चुके हैं। तो आज हम सीज़ इन यूरोप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं एंड लेट अस स्टार्ट लर्निंग। जी, टुडे वी हैव फिजिकल लेक्चर सीरीज़ और ये मेरा तारुफ है जी। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए इन्वेस्टिगेशन सिकंदर जमल और मैं 2 साल से आपको इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। 3 साल से मैं एसेस की वैल्यूएशंस भी कर रहा हूँ और इसके अलावा मेरी दूसरी अचीवमेंट्स या फिर प्रोफाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम सीज़ इन यूरोप के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि सीज़ इन ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया सारे हम पहले कवर कर चुके हैं। सो अगर आपने वो नहीं देखे तो एक तो ऊपर आई के बटन में भी आपको लिंक मिल जाता है और वैसे भी ये जो जीके लेक्चर्स की सीरीज़ है ये एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाती है। तो इसी लिस्ट के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दोज एज वेल, क्योंकि एक तरतीब से हम चल रहे हैं। ईस्ट से हम पहले नीचे आए, फिर वेस्ट की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। आज की भी जो वीडियो है इसमें भी हम एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में चलेंगे। सो सीज़ इन यूरोप आज हम 7 सीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वाइट सी आएगा जो कि रशिया में वाक़ है। उसी के वेस्ट पे आ जाता है जनाब हमारे पास बाल्टिक सी, जिसके साथ बाल्टिक स्टेट्स भी होती हैं। और बाल्टिक सी से अगर आप आगे आते हैं वेस्ट की तरफ तो वहाँ पे आपको नॉर्थ सी मिल जाता है और नॉर्थ सी जो है उसके साथ ही यूके होता है। तो यूके के बिल्कुल ही नीचे जो है वो खैर आयरिश सी, उसको हम एंड पे पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा निचली साइड पे आ जाता है। लेकिन नॉर्थ सी के बाद हम जाएंगे थोड़ा सा सेंट्रल यूरोप की तरफ, वहाँ पे हमें ब्लैक सी मिलता है। ब्लैक सी से हम निकल के आते हैं जनाब आगे मेडिटेरेनियन में, और मेडिटेरेनियन जो है वो थोड़ा सा आगे जब आप मूव ऑन करते हैं तो एड्रियाटिक सी भी आपको नज़र आ जाएगा। सो एक तरतीब से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ी कनेक्टिविटी होगी। और इससे पहले हम कैनाल्स के ऊपर भी लेक्चर दे चुके हैं तो उनका भी इसमें अक्सर जिक्र आएगा। सबसे पहले है जी हमारे पास वाइट सी। वाइट सी इट इज़ an almost landlocked and is connected to the more northerly Barents Sea by a long narrow strait called Gorlo। तो जनाब ऑलमोस्ट ये एक लैंडलॉक सी है, छोटा सी है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ये ऊपर इसके नॉर्थ पे बैरेंट्स सी आता है जिसके साथ ये एक स्ट्रेट से कनेक्टेड है जिसका नाम है जी गॉर्लो स्ट्रेट। ये नीचे आपको मैप पे भी नज़र आ रहा है। ये नीचे वाइट सी है और ऊपर वाली साइड पे बैरेंट्स सी लिखा हुआ है। वाइट सी इज़ कनेक्टेड टू द बाल्टिक सी विया दी वाइट सी कैनाल। और कैनाल्स वाला जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि जो बाल्टिक सी है उधर से वाइट सी कैनाल जाता है जो कि वाइट सी में जाके गिरता है। और इसकी इरेगुलर शेप है जी, और इसके साथ 4 लार्ज गल्फ्स या बेस लगती हैं जिनके नाम ये हैं कैंडालक्शा गल्फ, द्वीना और ओनेगा मेजन वगैरह। तो इसकी बड़ी इरेगुलर शेप है। आप देख सकते हैं कि द्वीना, मेजन, फिर ये कैंडालक्शा और ओनेगा बे जो है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। Besides the White Sea, there are 3 other seas in the world bearing common English name। इस अच्छा जिस तरह वाइट सी है कलर की बेस पे उसको इंग्लिश नाम दिया गया है, इसी तरह 3 और सीज हैं जिनको इंग्लिश नेम्स ही दिए हुए हैं उनकी कलर की बेस पे। जैसे कि रेड सी है, ब्लैक सी है और येलो सी है, और उनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लैक सी आई थिंक आज हम करेंगे डिस्कस। और येलो सी जो है सबसे पहला जो सीज़ वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। और रेड सी हम लास्ट टाइम में मिडल ईस्ट जब हमने कवर किया था तो उसका आई थिंक लास्ट टॉपिक रेड सी ही था। नेविगेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, रशिया चूँकि बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है उसका, नॉर्थन एरिया स्पेशली, तो ये फ़ायदा है कि जो वाइट सी है इट इज़ नेविगेबल और सारा साल इस पे से नेविगेशन होती रहती है। लेकिन जब विंटर आता है तो आइस ब्रेकर शिप्स के ज़रिए इसमें से नेविगेशन होती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं है, जस्ट ये है कि वाइट सी कैनाल वाला और बाल्टिक सी के साथ कनेक्शन है इसका। और बैरेंट्स सी इसके नॉर्थ में आता है। और ये आपसे में भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि वाइट सी जो है वो कितने उसके गल्फ्स या बेस हैं उसके। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी बाल्टिक सी की तरफ। बाल्टिक सी जो है वो बाल्टिक स्टेट्स के साथ है। द बाल्टिक सी इज़ एन आर्म ऑफ द अटलांटिक ओशन दैट इज़ एनक्लोज्ड बाय
डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन एंड नॉर्दर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन प्लेन। तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं, शायद आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, मैं आपको पहले मैप पे समझा देता हूँ। ये है जी बाल्टिक सी, और ये बेसिकली स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है, ऊपर आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क वाला और फिनलैंड वाला जो है पेनिनसुला, इसको हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं। इसकी वेस्ट साइड पे ये बाल्टिक सी है ना आपके पास, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी स्टार बनाया है, इसकी वेस्ट साइड पे आप देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ सी आ रहा है, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बाल्टिक सी को कौन कौन से कंट्रीज एनक्लोज कर रहे हैं जी, ये एक डेनमार्क भी है, क्योंकि ये लाइट ब्लू कलर जो है ये सारा बाल्टिक सी है। डेनमार्क हो गया, फिर नीचे नेदरलैंड्स, सॉरी जर्मनी है, यहाँ पे जर्मनी है, नेदरलैंड्स आगे आ जाता है। फिर नीचे पोलैंड आ जाता है, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिर बेलारूस नीचे है, बेलारूस नहीं आएगा इसमें। फिर रशिया भी यहाँ पे आके इसको लग रहा है, फिनलैंड है, फिर स्वीडन है। ठीक है जी। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो हैं इसको बाउंड कर रहे हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन एंड नॉर्दर्न एंड सेंट्रल यूरोपियन प्लेन। द बाल्टिक सी इज कनेक्टेड टू द वाइट सी विया द वाइट सी कनाल, रिपीट हो रहा है, एंड टू द नॉर्थ सी इज जर्मन बाइट वाया कील कैनाल। तो कील कैनाल जनाब ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, मैं इसकी निशानदेही कर देता हूँ, ये कील कैनाल है जी। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ सी से डायरेक्टली आप बाल्टिक सी में जा सकते हैं। आपको ऊपर से स्कागेरक स्ट्रेट जो है या फिर कैटेगट बे जो है, उधर से आने के बजाय आप सिंपली जर्मनी के थ्रू जा सकते हैं, कील कैनाल की तरफ से। नॉर्थ सी से आप बाल्टिक सी की तरफ जा सकते हैं। और बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो तीन है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये मैं पहले भी आपको कैनाल्स वाला जो चैप्टर था या फिर वीडियो थी, उसमें आपको बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बाल्टिक स्टेट्स, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स और नॉर्डिक स्टेट्स में क्या फ़र्क है। सो आपको वो भी देख लेनी चाहिए। अच्छा जी, नॉर्थ सी की तरफ आते हैं। जब बाल्टिक सी हमने क्रॉस किया तो उसके वेस्ट साइड पे हमारे पास नॉर्थ सी आ रहा है। नॉर्थ सी लाइज बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम एंड फ्रांस। ये सारे कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे हैं ये देखिएगा। ये इस साइड पे हमारे पास राइट साइड पे बाल्टिक सी आ रहा है, दरमियान में ये नॉर्थ सी लिखा हुआ है। तो नॉर्थ सी के ऊपर नॉर्वे भी है, यहाँ पे यूके या जीबी जो भी आप इसको कहना चाहें। फिर यहाँ पे हमारे पास नेदरलैंड्स है, बेल्जियम भी इसके साथ लग रहा है, फ्रांस भी इसके साथ अटैच्ड है जी, और जर्मनी भी है। ठीक है जी। और इस साइड से आपका स्वीडन भी जो है इसका कह सकते हैं कि इसकी कोस्ट लाइन है नॉर्थ सी के साथ। So it lies between Great Britain, Denmark, Norway, Germany, Netherlands, Belgium, and France, and Epiric Sea on the European continental shelf. It connects to the Atlantic Ocean through the English Channel in the south and Norwegian Sea in the north. तो ये किस किस के साथ कनेक्ट हो रहा है जी? अटलांटिक ओशन के साथ, एक यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, और दूसरा नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी इसके नॉर्थ में है, ये ऊपर नॉर्थ बन रहा है आपका। ठीक है जी, नॉर्थ। और नीचे जो है यहाँ से जब आप जाएंगे स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर से आप मूव करेंगे इंग्लिश चैनल, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में है। उसको जब आप क्रॉस करते हैं तो इस साइड पे आके आपके पास आ जाता है अटलांटिक ओशन। इसको मैं ए ओ लिख रहा हूँ। ठीक है जी। इट इज़ कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड इंग्लिश चैनल, मैंने पहले आपको बता दिया है। इट ऑल्सो होस्ट टू ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्ट्स, हैम्बर्ग एंड रॉटरडैम। तो हैम्बर्ग जो है ये जर्मनी की है, और रॉटरडैम जो है ये नेदरलैंड्स की है, नेदरलैंड्स। तो दो टू ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्ट जो है वो भी इसी सी में लाई करती हैं, नॉर्थ सी में। North Sea has played a crucial role in European history, serving as a highway for commerce and conquest. It was central to the rise of Vikings. Vikings आपने सीजन भी देखा होगा, तो नॉर्वे से Vikings आए थे, उनके राइज के अंदर भी बड़ा अहम किरदार है। एंड Hanseatic League, and it has been strategically important in both world wars. दोनों वर्ल्ड वॉर्स के दौरान भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। आगे चलते हैं तो आयरिश सी हमारे पास आ जाता है, जो कि आयरलैंड और जीबी के दरमियान में। अच्छा, ऊपर हमने शायद उसकी तरतीब चेंज नहीं की थी, बट इसी नॉर्थ सी के साथ आप वेस्ट पे आते हैं तो आपको ग्रेट ब्रिटेन मिलता है, और ग्रेट ब्रिटेन और नीचे जो आयरलैंड आइलैंड ऑफ आयरलैंड है उसके दरमियान में आपको आयरिश सी मिलेगा। सेपरेट्स दी आइलैंड्स ऑफ आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है जी। ये आपको मैं मैप पे भी दिखा देता हूँ, ये आयरिश सी दरमियान में लिखा हुआ है।
ये राइट साइड पे जो आपको सारा इलाका नज़र आ रहा है ये सारा यूके है, नीचे इंग्लैंड है, ऊपर वाली साइड पे स्कॉटलैंड आ रहा है और यहाँ पे वेल्स भी है। वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो यूके में जो चौथी चीज़ होती है वो होती है जी नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है जी, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो एक, दो, तीन, चार, ये जो पहले तीन है ना इनको आप कहते हैं ब्रिटिश आइल्स। ठीक है जी, 1 + 2 + 3, इन तीनों का आप ब्रिटिश आइल्स कहते हैं। और 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि ये जो चारों टेरिटरीज मैंने मार्क की हैं इनको अगर आप इकट्ठा कर देते हैं तो बनता है आपका यूके। ये इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस भी है। और इंग्लैंड और आइलैंड ऑफ आयरलैंड के दरमियान में जो सी है उसको आप कहते हैं जी आयरिश सी। और आयरिश सी जो है ये इधर से लिवरपूल वाली साइड से यहाँ से एक आई थिंक मैनचेस्टर कैनाल है जो कि मैनचेस्टर तक जाता है और उसको अब एक काफ़ी बड़ी पोर्ट बना दिया है, वो एक शिपिंग हब भी बन चुका है। सो दिस इज़ आल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये कैनाल वाले चैप्टर में, ये कैनाल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। In classical times, Irish Sea was known as Oceanus Hibernicus. Irish Sea was formed in Neogene era. Notable crossings include several invasions from Britain. The Norman invasion of Ireland took place in stages during the 12th century. तो Norman invasion जो है it is an important thing. इसको ज़रा study कर लीजिएगा, काफ़ी interesting है। It took place in 12th century. आगे चलते हैं हम जी ब्लैक सी की तरफ। ब्लैक सी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सी रिगार्डिंग जोग्राफी एंड आल्सो फॉर द जीके एमसीक्यूज। तो इसको पढ़ते हैं जी। ब्लैक सी लाइज बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। ये यूरोप और एशिया के दरमियान में लाई करता है। इट इज़ बाउंड टू द वेस्ट बाय बैल्कन पेनिनसुला। बैल्कन पेनिनसुला क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। इन द साउथ ईस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्टर्न यूरोप में आपका बैल्कन पेनिनसुला है तो वो बेसिकली ब्लैक सी के वेस्ट में है। एंड टू द ईस्ट बाय कॉकेसस, नॉर्थ बाय ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स एंड साउथ बाय एनातोलिया ऑफ वेस्टर्न एशिया। अभी पहले बैल्कन पेनिनसुला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा जनाब बैल्कन पेनिनसुला है, आप देख सकते हैं। स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविनिया और मोंटेनेग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ग्रीस, टर्की, बल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया और मोल्दोवा। ये सारा जो एरिया जो थोड़ा सा लाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है ये सारा बैल्कन पेनिनसुला है। इसके अंदर कंट्रीज़ के नाम ये लिखे हुए हैं। अल्बानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बल्गारिया, क्रोशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और कुछ पोर्शंस ग्रीस और टर्की के भी जो हैं वो बैल्कन पेनिनसुला में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो बेसिकली ये ईस्ट यूरोप बनता है जी, बल्कि साउथ ईस्ट यूरोप, साउथ ईस्टर्न यूरोप बनता है। लेकिन ये ब्लैक सी यहाँ पे है, ये इसकी वेस्ट साइड बन रही है। ठीक है जी, तो ये बैल्कन पेनिनसुला जो है ऑल्दो इट इज़ साउथ ईस्टर्न यूरोप, लेकिन ये ब्लैक सी के लिहाज से जब आप देखेंगे तो ये वेस्ट साइड ऑफ ब्लैक सी में पड़ा हुआ है। द ब्लैक सी कनेक्ट्स विद द मेडिटेरेनियन सी थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट। मैंने उस वक्त जब आपको स्ट्रेट्स वाला पढ़ाया था आई थिंक, और कैनाल्स वाला भी पढ़ाया था, तो उस वक्त मैंने आपको दो ट्रिक्स बताए थे। एक था जी MBB, सी ऑफ मारमारा, बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये ब्लैक सी। ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को मिला रही है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस या बॉस्फोरस स्ट्रेट। और दूसरा मैंने आपको बताया था MAD, सी ऑफ मारमारा और एजियन सी जो है इसको मिला रहा है कौन सी स्ट्रेट जनाब? डार्डनेलिस स्ट्रेट, DARDENELLES। तो ये दो स्ट्रेट्स हैं जो ब्लैक सी के लिहाज से काफ़ी अहम है और यही इसको आगे मेडिटेरेनियन के साथ भी मिलाती हैं। इट ऑल्सो लिंक्स विद द एजियन सी। एजियन सी मैंने आपको बता दिया है दार्दानेलिस स्ट्रेट के साथ। एंड सी ऑफ क्रीट, तो क्रीट बेसिकली एक आइलैंड है ग्रीस का। ठीक है जी। और उस आइलैंड के आसपास जो है जो सी है उसको सी ऑफ क्रीट कहते हैं। बिफोर मीटिंग द मेडिटेरेनियन सी, अभी मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, बड़ा इजी सा आपको क्लियर भी हो जाएगा। कंट्रीज बॉर्डरिंग द ब्लैक सी और, अच्छा ये अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं कि ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, तो इसका ट्रिक आप याद रखें, टी बर्गर। टी बर्गर, टी फॉर टर्की जनाब, बी फॉर बेलारूस है आई थिंक, सॉरी बल्गेरिया, टी टर्की, बल्गेरिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, फिर जी फॉर जॉर्जिया और फिर आर फॉर रोमेनिया। तो ये 6 कंट्रीज़ बनते हैं आपके पास टी बर्गर के साथ।
और ब्लैक सी जो है वो ब्लैक क्यों है, इसमें एक फैक्ट ये है जी कि यहाँ पे एक फिनोमिना है जिसको आप कहते हैं जी यूट्रोफिकेशन। जिन लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी है वो इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ये स्पेसिफिक टर्म है यूट्रोफिकेशन, अदरवाइज ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो द सेम कि जनाब जो डिजॉल्व मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी सारे रन ऑफ होकर ब्लैक सी में गिर जाते हैं, क्योंकि ईस्ट यूरोप में काफ़ी ज़्यादा काश्तकारी भी होती है, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा है रोमेनिया और बल्गेरिया वाली साइड पे। तो वाइल दीज कैन डार्कन दी वाटर देमसेल्व्स, उन मिनरल्स की वजह से खुद भी वाटर डार्कन हो जाता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट्स है वो क्या है जी कि दे प्रोड्यूस एल्गल ब्लूम्स या ब्लूम्स ऑफ एल्जी, जो कि क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को वो ईट अप कर देते हैं। ज़ाहिर है जितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे उतने ज़्यादा प्लांट्स की ग्रोथ है, जितना ज़्यादा प्लांट ग्रो करेगा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसको ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन खाएगा उतनी कम ऑक्सीजन रह जाएगी दूसरे आबी हयात के लिए, चाहे वो फिशेस हैं, ऑक्टोपस हैं, दूसरे कोई भी सी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं। जिन स्पीशीज़ ने ज़्यादा ऑक्सीजन ले ली वो तो फ़ायदे में रह गए, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। सो दिस क्रिएट्स एन एरिया वेयर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द एल्गी देमसेल्व्स सफोकेट एंड डाई। तो ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन नहीं होती तो वहाँ पे सफोकेशन होती है और फिर वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लैक सी ब्लैक होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, ये यूट्रोफिकेशन का फिनोमिना, ये भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे मैप पे आप देख लें तो ब्लैक सी है, इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट साइड पे आपको रशिया मिल रहा है, जॉर्जिया है, फिर नीचे टर्की आ जाता है, फिर ये देखें बल्गेरिया और यूक्रेन आपको नॉर्थ में मिलता है, एंड वी हैव नॉर्थ वेस्ट में रोमेनिया। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ अटैच्ड हैं। और यहाँ पे ये जो याल्टा है दिस इज़ एक्चुअली क्राइमियन पेनिनसुला, क्राइमिया का जो कैपिटल है आई थिंक उसका नाम है याल्टा। ठीक है जी। और ये दरमियान में बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पे होगी, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे सी ऑफ मरमारा है जैसा कि ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो स्ट्रेट है ये है जी दार्दानेलिस स्ट्रेट, जिसकी वजह से ये एजियन सी को जाके मिलता है ब्लैक सी। और एजियन सी से जब आप नीचे वाली साइड पे आते हैं तो आपका सी ऑफ क्रीट आता है, क्योंकि ये जो आइलैंड है नीचे बना हुआ ये ये आइलैंड है जी क्रीट का, जो कि बिलोंग करता है ग्रीस को, सी ऑफ क्रीट। और उसी के साथ आपके पास मेडिटेरेनियन आ जाता है। मेडिटेरेनियन में एक और इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जो कि है साइप्रस। और इसके दो पार्ट्स हैं, एक टर्किश सिप्रियट्स इनको आप कहते हैं, या फिर टर्किश साइप्रस, और एक ग्रीक साइप्रस। ठीक है जी। ग्रीक सिप्रियट्स और टर्किश सिप्रियट्स में ये डिवाइडेड है। आई होप कि इट इज़ क्लियर नाउ। आगे हम चलते हैं जी मेडिटेरेनियन की तरफ। तो मेडिटेरेनियन कहाँ पे है जी? लोकेटेड बिटवीन सदर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। ज़ाहिर है अभी मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अबाउट 0.7% ऑफ ग्लोबल ओशन एरिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ओशन है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो ये ऊपर जाके ब्लैक सी के साथ मिल जाता है थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ दार्डनेलिस एंड बॉस्फोरस, और नीचे वाली साइड पे ये सुएज कैनाल के ज़रिए रेड सी की तरफ भी चला जाता है। वेस्ट साइड पे अगर आप निकलते हैं तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ से ये आगे अटलांटिक ओशन की तरफ भी चला जाता है। इंटरकॉन्टिनेंटल सी है जी दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम अटलांटिक सी इसके वेस्ट पे है, उधर से स्ट्रेच होता हुआ ये जब ईस्ट तक आता है तो वहाँ पे आपको एशिया मिल जाता है। ठीक है जी। टूवर्ड्स एशिया ऑन द ईस्ट एंड सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका। और इसको योर अफ्रीकन मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं, जो ओशियानोग्राफर्स हैं वो इसको योर अफ्रीकन मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। और इसकी जो पोजीशन है वो सारी मैंने आपको समझा भी दी है, अभी मैप पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। इट सेपरेट्स आइबेरियन पेनिनसुला इन यूरोप फ्रॉम मोरक्को इन अफ्रीका। तो जहाँ पे ये अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट कर रहा है वो बेसिकली कौन सी दो जगह हैं? एक नीचे अफ्रीका में मोरक्को है, और ऊपर वाली साइड पे आपके पास आइबेरियन पेनिनसुला है। और जहाँ पे ये इनको सेपरेट कर रहा है वहाँ पे ये जस्ट 14 किलोमीटर वाइड है, बहुत नैरो स्ट्रिप है वहाँ पे पानी की। ठीक है जी। और आइबेरियन पेनिनसुला अभी मैंने आपको कहा है, तो आइबेरियन पेनिनसुला क्या बला है? अ माउंटेनस रीजन दैट इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विद द कंट्रीज ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगल। ठीक है जी। मोस्ट एसोसिएटेड का वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि ज़्यादातर जब आप आइबेरियन पेनिनसुला सुनते हैं तो मोस्टली आप इन्हीं दो कंट्रीज़ की बात करें, क्योंकि मेजर स्टेक इन्हीं का है, ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग या ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन्हीं दो कंट्रीज़ की है इस रीजन में। बट यू कैन नेवर राइट ऑफ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एंड अदर कंट्रीज़ एज वेल। तो टोटल यहाँ पे 5 कंट्रीज़ हैं जी। स्पेन,
पोर्टुगल, स्पेन, पुर्तगाल, फिर है जी आपके पास एंडोरा, और फिर जिब्राल्टर भी आता है आपके पास, और लास्ट पे आपके पास फ्रांस भी आता है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ तो आपको समझ लग जाएगी। इट हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड द इंक्यूबेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो क्या उसको कहते हैं आमाजगाह है, या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो यहीं पे फली फूली है, इसी वेस्ट मेडिटेरेनियन सी के आसपास। मैप पे मैं आपको दिखा दूं जी, मेडिटेरेनियन सी, ये देखें ब्लैक सी के साथ ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस और डार्डनेलिस स्ट्रेट के ज़रिए मारमरा और एजियन सी और सी ऑफ क्रीट को क्रॉस करते हुए आप मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचते हैं। ये ऊपर एड्रियाटिक सी है जो कि अभी हम इसके बाद डिस्कस भी करेंगे। खैर यहाँ पे देखें कि जब आप वेस्ट पे जाते जाते हैं आपने जाके अटलांटिक ओशन में गिरना है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है जी, ये ए ओ ये ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये ऊपर जो पेनिनसुला है, ये ये जो बाउंड्री बन रही है आपकी, लेट मी जस्ट मार्क इट ऑल, ठीक है। ये सारा जो है इसको हम कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। इस पे आपके पास एक तो स्पेन आ गया, ये आपके पास पोर्टुगल है जी, पी ओ आर लिख रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे एक छोटा सा रीजन है ऑलमोस्ट कह लें ट्राइंगुलर शेप में, वैसे तो बॉर्डर जो है जिगजैग ही होते हैं। तो ये जो है ये बेसिकली एंडोरा है, जो कि फ्रांस और स्पेन के दरमियान में है। और फ्रांस जो है इट इज़ ऑल्सो ऑन द अलॉन्ग दिस सी, ये इसका भी बॉर्डर जो है या फिर इसकी जो कोस्ट लाइन है वो भी इस सी के साथ लग रही है। तो फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, और यहाँ पे नीचे जिब्राल्टर है जो कि ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके साथ लगते हैं जी, ठीक है। और ऊपर वाली साइड पे सारा यूरोप रह जाता है, नीचे वाली साइड पे अफ्रीका आ जाता है। तो ये अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट कर रहा है, और जहाँ पे ये नैरोएस्ट है सी, वो जगह बेसिकली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, और वहाँ पे ये आइबेरियन पेनिनसुला और मोरक्को को सेपरेट कर रहा है। आई होप कि इट इज़ वेरी क्लियर नाउ। और जब आप इसके ईस्ट वाली साइड पे आते हैं, पहले मैंने आपको ब्लैक सी वाला तो रूट समझा दिया। तो ये देखें कि यहाँ पे सुएज़ कैनाल है, सुएज़ कैनाल से होते हुए आप नीचे वाली साइड पे जाएंगे तो आपको रेड सी मिल जाएगा। रेड सी के थ्रू आप आगे बाबुल मंदब स्ट्रेट और फिर इंडियन ओशन या अरेबियन सी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप कि दिस इज़ क्लियर ना। और ये साइप्रस है, जैसा कि इसके दरमियान में लाइन आपको नज़र भी आ रही है, टर्किश और ग्रीक सिप्रियट्स के दरमियान ये डिवाइड होता है। एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे आई थिंक इज़ एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी मैंने आपको ऊपर वाले मैप पे भी बताया है कि ये जनाब इटली और ये जो क्या उसको कहते हैं बैल्कन पेनिनसुला, बीपी इसको मैं कह रहा हूँ, ये बैल्कन पेनिनसुला की जो वेस्टर्न साइड है उसके और इटली के दरमियान जो है ये एड्रियाटिक सी वाक़ है, और ये जाके अगेन मेडिटेरेनियन से मिल जाता है। It is a shallow semi-enclosed position between the eastern coastline of Italian peninsula. इटली जो है उसकी ईस्टर्न कोस्ट है, एंड द कंट्रीज ऑफ बैल्कन पेनिनसुला, बैल्कन पेनिनसुला के जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान और इटालियन पेनिनसुला के दरमियान ये आ जाता है। और ये जो कंट्रीज़ हैं अब इसके साथ साथ एड्रियाटिक है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जस्ट इतना याद रखने कि बैल्कन पेनिनसुला और इटालियन पेनिनसुला के दरमियान है। ये इटली का जूता आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, हील वाला। It is surrounded by Apennines, Alps, Dinarids and Helenids mountain ranges. Mountain ranges भी आप याद ना ही करें, Alps अगर करना भी है तो कर लें कि एड्रियाटिक के आसपास Alps भी हैं। During the early modern period, the entire sea was known as the Gulf of Venice. वेनिस जो है चूँकि वो इटली का है, तो इसलिए इसको कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली इटली से रिलेट किया जाता था। और ये थोड़ा सा एनलार्ज्ड मैप आपके पास आ गया। ये देखें जी बैल्कन पेनिनसुला है, इधर थोड़ा सा पार्ट है स्लोवेनिया का जो कि इसके साथ अटैच होता है एड्रियाटिक सी के साथ। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाली जगह है इसको आप कहते हैं जी गल्फ ऑफ वेनिस, ठीक है जी, गल्फ ऑफ वेनिस। ये ऊपर वेनिस बना हुआ है, गल्फ ऑफ वेनिस। और साथ आपके पास क्रोशिया है, फिर नीचे आके मोंटेनीग्रो, बॉस्निया एंड हर्जिगोविना अंदर रह जाता है। ये जो क्रोशिया है ये एक्चुअली सारी कोस्ट लाइन क्रोशिया की है। नीचे अल्बानिया है जिसका कैपिटल है जी तिराना, ये भी आपके अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीज ऑफ यूरोप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और आपको क्लियर भी हो गया होगा, आपने इन्जॉय भी किया होगा आज का लेक्चर। अगर ऐसा है तो मेक श्योर दैट यू like this video and subscribe to the channel and share this video with your friends so that they can also be a part of this learning circle.
मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।